सुलेख के शिक्षक सगे कैपिटोनिच अखिनेयेव की बेटी नतालिया की शादी इतिहास और भूगोल के शिक्षक इवान पेट्रोविच लोशादिनिक के साथ हो रही थी। शादी की दावत बेहद कामयाब थी। सारे मेहमान बैठक में नाच गा रहे थे। इस अवसर के लिए क्लब से किराए पर बैरों की व्यवस्था की गई थी। वे काले कोट और मैली सफ़ेद टाई पहने पागलों की तरह इधर उधर आ जा रहे थे। हवा में मिली जुली आवाज़ों का शोर था। बाहर खड़े लोग खिड़कियों में से भीतर झांक रहे थे। दरअसल वे समाज के निम्न वर्ग के लोग थे जिन्हें विवाह समारोह में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी। मध्य रात्रि के समय मेज़बान अखिनेयेव ये देखने के लिए रसोई में पहुंचा कि क्या रात के खाने का इंतज़ाम हो गया था। रसोई ऊपर से नीचे तक धुएं से भरी थी। हंसों और बत्तखों के भूनते हुए मांस की गंध धुएं में लिपटी हुई थी। 2 मेजों पर खाने पीने का सामान कलात्मक बेतरतीबी से बिखरा हुआ था। लाल चेहरे वाली मोटी रसोया मारफा उन मेजों के पास व्यस्त सी दिख रही थी। सुनो, मुझे पकी हुई स्टजन मछली दिखाओ, अपने हाथों को आपस में रगड़ते और जीभ से अपने होठों को चाटते हुए अखिनेयेव ने कहा। क्या बढ़िया खुशबू है। मैं तो रसोई में रखा सारा खाना खा सकता हूँ। अब जरा मुझे स्टजन मछली दिखाओ। मारफा चलकर एक तख्त के पास गई और उसने ध्यान से एक मैला अखबार उठाया। उसके नीचे कड़ाही में एक पकी हुई बड़ी सी मोटी मछली रखी हुई थी, जिसके ऊपर खजूर और गाजर के टुकड़े पड़े हुए थे। अखिनेयेव ने स्टजन मछली पर निगाह डाली और चैन की सांस ली। उसका चेहरा खिल गया और उसकी आंखों में संतोष का भाव आ गया। वह झुका और उसने अपने मुंह से पहिए के चरमराने जैसी आवाज निकाली। वह थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। फिर खुश होकर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और दोबारा अपने होठों से चटखारा लेने की आवाज निकाली। ओह, हार्दिक चुंबन की आवाज। मारफा, तुम वहां किसे चूम रही हो? बगल वाले कमरे में से किसी की आवाज आई और जल्दी ही दरवाजे पर विद्यालय के शिक्षक वैंकिन का घने बालों वाला सिर नजर आया। तुम यहाँ किसे चूम रही थी? आहा, बहुत अच्छे, सगे कैपिटोनिच। क्या शानदार बुजुर्ग हैं आप। तो आप इस महिला के साथ हैं? मैं किसी को नहीं चूम रहा था, अखिनेयेव ने घबराहट में कहा। मूर्ख आदमी, तुम्हें ये बात किसने बताई? मैं तो केवल अपने होठों से चटखारा लेने की आवाज निकाल रहा था क्योंकि मैंने बढ़िया पकी हुई मछली देखी थी। ये बहाने मुझे नहीं, किसी और को बताना, वैंकिन चहक कर बोला। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई थी। फिर वह दरवाजे से हटकर दूसरे कमरे में चला गया। अखिनेयेव झेप गया। शैतान ही जानता है कि इस घटना का नतीजा क्या होगा, उसने सोचा। अब वो दूसरों से मेरी निंदा करता फिरेगा। बदमाश कहीं का, उफ़, वो जंगली पूरे शहर के सामने मेरी इज्जत उतार देगा। अखिनेयेव सहमता हुआ बैठक में दाखिल हुआ। वह चोर निगाहों से ये देख रहा था कि वैंकिन क्या कर रहा है। वैंकिन पियानो के पास खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था और वह पुलिस इंस्पेक्टर की साली के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। उसकी बात सुनकर वह महिला हंस रही थी। जरूर वह मेरी ही निंदा कर रहा है, अखिनेयेव ने सोचा। शैतान उसका बेड़ा गर्क करे। उस स्त्री ने वैंकिन की बातों को सच मान लिया है, तभी तो वह हंस रही है। हे ईश्वर, नहीं, मैं इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे लोगों को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी ताकि कोई भी वैंकिन की बातों पर यकीन न करे। मैं खुद इस बारे में सबको बताऊंगा ताकि अंत में वैंकिन की बातें मनगढ़ंत गप साबित हों। घबराहट में अपने सिर को खुजलाते हुए अखिनेयेव चलकर पदेकोई के पास पहुंचा। अभी थोड़ी देर पहले मैं रात के खाने की तैयारी देखने के लिए रसोई में गया था, उसने अपने फ्रांसीसी मेहमान से कहा। मुझे पता है, आपको मछली पसंद है, इसलिए मैंने एक खास बड़ी स्टजन मछली का इंतजाम किया है। लगभग 2 गज लंबी मछली। हाँ, अरे वह बात आपको बताना तो मैं भूल ही गया। रसोई में उस स्टजन मछली से जुड़ा एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं रात के खाने का इंतजाम देखने के लिए रसोई में गया। अच्छी तरह से पकी स्टजन मछली को देखकर मैंने होठों से चटखारा लिया। वह बड़ी मसालेदार मछली लग रही थी। तभी वह मूर्ख वैंकिन रसोई के दरवाजे पर आया और कहने लगा, हा, और कहने लगा, आहा, तो तुम यहाँ मारफा को चूम रहे हो। आप ही सोचिए, रसोई का
चुंबन, क्या मनगढ़ंत बात थी। महामूर व्यक्ति, वो औरत वैसे ही दिखने में बदसूरत है। वो किसी बंदरिया सी लगती है, जबकि वो मूर्ख आदमी बेसिर पैर की बात कर रहा था कि हम एक दूसरे को चूम रहे थे। कितना अजीब आदमी है। कौन अजीब आदमी है? उनकी ओर आते हुए तारांतुलोव ने पूछा। अरे, मैं वेंकिन की बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं रसोई में गया, मारफा और स्टजन मछली की कहानी दोहराई गई। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। कितना अजीब आदमी है। मेरे ख्याल से मारफा को चूमने की बजाय किसी कुत्ते को चूमना सुखद होगा, अखिनेयेव ने कहा और मुड़ने पर उसने मदा को देखा। हम वेंकिन के बारे में बात कर रहे थे, उसने मदा से कहा। कितना अजीब आदमी है। वो रसोई में घुसा और उसने मुझे मारफा के बगल में खड़ा पाया। बस, फिर क्या था? वो उसी समय हम दोनों के बारे में वाहियात कहानियां गढ़ने लगा। क्या? वह बोला, तुम दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। उसने पी रखी थी इसलिए वह अपने होशो हवास में नहीं था, जागते हुए सपने देख रहा था। मैंने कहा, मारफा को चूमने की बजाय मैं किसी बत्तख को चूमना पसंद करूंगा। और फिर मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा, तुम महामूर हो। बताइए, मुझ पर ऐसा घटिया आरोप लगाकर उसने मेरी स्थिति कितनी हास्यास्पद बना दी। किसने तुम्हारी स्थिति हास्यास्पद बना दी? धर्मशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षक ने अखिनेयेव से पूछा। वेंकिन ने। मैं रसोई में खड़ा होकर स्टजन मछली के बारे में पता कर रहा था वगैरह। आधे घंटे के भीतर ही सभी मेहमानों को वेंकिन और स्टजन मछली वाली कहानी के बारे में पता चल गया। अब उसे बताने दो, अखिनेयेव ने अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए सोचा। अब उसे मेरी निंदा करने दो। वह जैसे ही लोगों को ये कहानी बताना शुरू करेगा, वे उसे बीच में ही रोक देंगे। बकवास मत करो, मूर्ख आदमी। हमें इसके बारे में सब पता है। और इस बात से अखिनेयेव इतना संतुष्ट महसूस करने लगा कि खुश होकर उसने ज़रूरत से ज़्यादा ब्रांडी पी ली। अपनी बेटी को उसके कमरे में पहुंचाकर वह अपने कमरे में गया और वहां वह एक मासूम बच्चे की गहरी नींद में डूब गया। अगले दिन उठने पर उसे स्टजन की कहानी का कोई अंश याद नहीं रहा। किंतु, काश इंसान प्रस्ताव रखता है, पर ईश्वर उसे जैसे उचित समझता है, वैसे निपटाता है। काली जबान अपना शैतानी का काम कर जाती है। इसलिए अखिनेयेव की चालाकी भी उसके किसी काम नहीं आई। एक हफ्ते बाद, बुधवार के दिन, तीसरे पाठ के बाद जब अखिनेयेव शिक्षकों के कमरे में खड़ा होकर एक छात्र विस्यकिन की दुष्टतापूर्ण प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर रहा था, तब निदेशक ने उसे इशारे से अलग बुलाया। देखो, सगे कैपिटोनिच, निदेशक ने कहा, मुझे क्षमा करो क्योंकि यह मामला मुझसे जुड़ा नहीं है, किंतु कुछ भी हो, मुझे इसके बारे में तुमसे दो टूक बात करनी होगी। यह मेरा फर्ज है। देखो, अफवाहों का बाजार गर्म है कि उस महिला से, वह जो तुम्हारी रसोया है, उससे तुम्हारे अंतरंग संबंध हैं। देखो, यह मुझसे जुड़ा मामला नहीं है, लेकिन चाहे तुम्हारे उससे अंतरंग संबंध हों, चाहे तुम उसे चूमो, तुम उसके साथ जो तुम्हारी इच्छा हो करो, लेकिन इतना खुलकर मत करो। देखो, यह मेरा विनम्र निवेदन है। यह मत भूलो कि तुम एक शिक्षक हो। ये सुनकर अखिनेयेव जैसे स्तंभित रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों मधुमक्खियों के झुंड ने उसे काट लिया हो, जैसे उबलते हुए गर्म पानी ने गिरकर उसकी त्वचा को झुलसा दिया हो। ऐसी भयानक हालत में वह घर पहुंचा। रास्ते में उसे लगा जैसे उसके मुंह पर कोलतार की कालिख पुती हुई हो। घर पर नई मुसीबतें उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम कुछ खाते क्यों नहीं? रात के खाने के समय उसकी पत्नी ने उससे पूछा। तुम किसके बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें अपनी महबूबा याद आ रही है? क्या तुम रसोया मारफा को याद कर रहे हो? मुझे सब पता चल गया है, दगाबाज। दयालु लोगों ने मेरी आंखें खोल दी हैं, बर्बर आदमी। और उसने अखिनेयेव के गाल पर खींचकर थप्पड़ दे मारा। वो लड़खड़ाता हुआ खाने की मेज पर से उठा और बिना अपनी टोपी या कोट लिए हुए सीधा वेंकिन के घर की ओर चल पड़ा। वेंकिन घर पर ही था। बदमाश कहीं के, उसने वेंकिन से कहा, तुमने पूरी दुनिया के सामने मुझे बदनाम क्यों किया? तुमने सबसे मेरी निंदा क्यों की? कैसे? कौन सी निंदा? ये तुम मुझ पर कौन से गड़े हुए इल्जाम लगा रहे हो? तो फिर
सबको ये झूठी बात किसने बताई कि मैं मारफा को चूम रहा था? अब तुम कहोगे कि वह तुम नहीं थे। वह तुम नहीं थे, मेरी इज्जत के हत्यारे। वेंकिन ने हैरानी से अपनी पलकें झपकाईं। उसकी देह के रोए सिहर उठे। उसने अपनी पलकें उठाकर किसी तरह कहा, यदि मैंने तुम्हारे बारे में एक शब्द भी किसी से कहा हो तो ईश्वर मुझे दंड दे। मेरी आंखों की दृष्टि चली जाए और मैं अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाऊं। न मेरे पास मकान रहे, न मेरा घर बचे। वेंकिन की सच्चाई असंदिग्ध थी। ये स्पष्ट था कि उसने किसी से भी अखिनेयेव की निंदा नहीं की थी। किंतु फिर वह कौन था? कौन? अखिनेयेव ने खुद से पूछा। उसके जहन में सभी परिचितों के नाम आ जा रहे थे। अपनी छाती पर हाथ मारते हुए वह फिर बोला, आखिर कौन था वह निंदक?